नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मिनटोबिया वन पर। आज इस वीडियो में बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो है वक्फ बोर्ड। और वक्फ बोर्ड हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस पे एक नया संशोधित अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया है। तो इस वीडियो में चलिए हम लोग जानेंगे कि वक्फ बोर्ड से संबंधित क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी में आने की संभावना है। तो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो है वक्फ बोर्ड के प्रशासन में बढ़ती असमानताएं एवं सरकारी हस्तक्षेप के मुद्दे पर आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आएगा कि वक्फ बोर्ड जो है उसका किस प्रकार से प्रशासन में, उसके शासन प्रशासन में बहुत ज़्यादा असमानताएं देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से ही इतने सारे न्यूज़ देखने को आए और कहीं न कहीं संसद में भी इस पे सुधार की आवश्यकता महसूस की गई है। और वक्फ बोर्ड पे किस प्रकार से सरकारी हस्तक्षेप हुआ है, इन दोनों को मिला करके हमें आलोचनात्मक विश्लेषण करना है कि क्या सरकारी हस्तक्षेप सही है। आलोचनात्मक इन द सेंस कि उसको क्रिटिसाइज करना होता है, ठीक है, किसी का फेवर नहीं करना होता है, फाइनली डिसाइड करना होता है सही क्या है गलत क्या है। तो सरकारी हस्तक्षेप क्या इसमें सही है या गलत है, इसके पक्ष में लोग क्या तर्क देते हैं, इसके विपक्ष में क्या देते हैं, किस प्रकार से इसका गठन हुआ, सारे डिटेल हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर जो है पैटर्न, उसमें सबसे पहले लिखा जाएगा भूमिका। कोई भी क्वेश्चन होती है तो उस क्वेश्चन का फर्स्ट काम होता है भूमिका लिखना, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन वह होता है जिसमें बताया जाता है उस टॉपिक के बारे में कि वह टॉपिक एक्चुअली में क्या है, और आगे हम किस बारे में चर्चा करेंगे उसका भी संक्षिप्त वर्णन एक दो लाइनों में की जाती है। तो भूमिका में है कि भारत में वक्फ संपत्ति का प्रशासन इस्लामी परंपरा से जुड़ा हुआ है। वक्फ संपत्ति किससे जुड़ा हुआ है? तो इस्लामी परंपरा से। और एक बात आप लोग को बता दूं, पूरे भारत में फर्स्ट नंबर पे जिसके पास भूमि का अधिग्रहण है वो है रेल मंत्रालय। फर्स्ट पे कौन है? रेलवे, ठीक है। सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे है डिफेंस। सेकंड नंबर पे डिफेंस, जो कि सबसे ज़्यादा भूमि ऑक्यूपाई किया हुआ है। और वहीं थर्ड पे आता है वक्फ बोर्ड। इसके पास 6 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है, ठीक है, 6 लाख एकड़ भूमि है वक्फ बोर्ड के पास। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो भारत में वक्फ संपत्ति का प्रशासन इस्लामी परंपरा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वक्फ जो शब्द है ना, वो अरबी शब्द है, ठीक है। और इस वक्फ का अर्थ ही होता है कि किसी संपत्ति को ईश्वर के नाम पर अस्थायी रूप से समर्पित करना। जैसे अभी भी मंदिर का जो परिसर होती है, तो मंदिर के परिसर का जो भूमि होती है वो लोगों के द्वारा दान में दी गई होती है, उस मंदिर के नाम पे ईश्वर के लिए समर्पित की जाती है। उसी तरह से इस्लाम में भी ईश्वर के नाम पर भूमि को लोग दान देते हैं। वक्फ बोर्ड में दान का ही कंसेप्ट है, वो अलग बात है कि धीरे धीरे इसका मिसयूज किया गया, इसीलिए तो यह विवाद बना, ठीक है। तो संपत्ति ईश्वर के नाम पे अस्थायी रूप से समर्पित करना वक्फ का अर्थ है, ठीक है। यह संपत्ति जो होती है वो धार्मिक, शैक्षणिक या सामाजिक कल्याण के कार्यों में प्रयोग की जाती है। और ऐसा नहीं है कि यह जो संपत्ति लोगों के द्वारा दान दी गई है यह फिजूल में वेस्ट हो जाए, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मंदिरों में भी जो भेंट चढ़ती है उसका उपयोग होता है लोग जन कल्याण के लिए, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड में भी धार्मिक, शैक्षणिक या सामाजिक कल्याण के कार्यों में इसका
इस संपत्ति का उपयोग किया जाता था, ना कि किसी व्यक्ति के पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो फिर जब इतना अच्छा कार्य कर रहा था तो आखिर ये विवाद में आया ही क्यों? ठीक है, तो इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ फिर कि यह विवादित हो गया? तो सभी जगह कुछ लोग होते हैं जो इसको कितना भी अच्छा कानून नियम बन जाए ना, उसको जो मिसगाइड करने वाले लोग होते हैं तो वो मिसयूज कर ही लेते हैं। वैसे भी अम्बेडकर ने कहा, भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे कि भारतीय संविधान में अगर कितना भी फ्लुएंस तरीका से बना दिया जाए, लेकिन जब तक जो सत्ताधारी वर्ग है वो अगर अच्छे नहीं होते हैं, सत्ताधारी वर्ग, तो वह बुरा सिद्ध होगा। कितना भी अच्छा, कितना भी फ्लुएंस संविधान हमारा क्यों ना हो, अगर संविधान बहुत बुरा हो, ठीक है, संविधान में बहुत सारी कमियां हो, उसके बावजूद अगर शासक वर्ग अच्छा है तो उस कमी वाले संविधान को भी अच्छी तरीका से सुचारू रूप से चला सकता है। ये भीमराव अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। ठीक है, इंग्लिश में इन्होंने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली मशीनरी टू ब्रिंग ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। और सही भी बात है, सिर्फ संविधान एक अच्छे गवर्नमेंट और बार बार गवर्नमेंट बदलने की एक मशीनरी ही तो है, क्योंकि सत्ता वाले वर्ग, जो सत्ताधारी वर्ग होते हैं, जो शासक वर्ग होते हैं, जो शासक होते हैं, वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ करके अमेंडमेंट करते हैं और अप्लाई करते हैं। और ठीक है, संविधान का भी रोल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ का संविधान तो, ब्रिटेन के संविधान तो लिखे हुए भी नहीं हैं, इसके बावजूद वहाँ भी इतने अच्छे से लोकतंत्र इस्टेब्लिश है। तो इसके यह पॉसिबल तभी हो पाया कि वहाँ का जो सत्ताधारी वर्ग है, जो शासक जो बने, वहाँ पे जो पीएम बने, बार बार उन्होंने बहुत अच्छे से अच्छी पॉजिटिव इच्छा शक्ति से उन्होंने कार्य किया है। तो उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वो कितना भी अच्छे मोटो के लिए, उद्देश्य के लिए क्यों न बनाया गया हो, परंतु अगर इसमें कुछ लालची लोगों की वजह से इसमें कमियां देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से यह विवाद में आ गया है। तो भारत में मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियों का प्रशासक वक्फ अधिनियम 1995 एक्ट जो आया था, विरोधों की वजह से जो पारित नहीं हो पाए थे, इसके अंतर्गत राज्य एवं केंद्रीय वक्फ बोर्डों द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो भी मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियां हैं तो उसका देखरेख राज्य एवं केंद्रीय वक्फ बोर्डों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यह राज्य एवं केंद्रीय वक्फ बोर्ड अधिनियम आया था 1995 में। ठीक, ये हो गया भूमिका। तो कुल मिला के भूमिका में क्या लिखा गया है कि वक्फ क्या है, ठीक है, और यह किससे जुड़ा हुआ है, इसका कार्य क्या था, उद्देश्य क्या था एक्चुअली। तो उद्देश्य था सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक कल्याण करना। ठीक है, और यह 1995 अधिनियम के तहत राज्य एवं केंद्रीय वक्फ बोर्डों द्वारा भी इसका नियंत्रण और देखरेख किया जाता है। ठीक है, हाल के वर्षों में इस बोर्ड के प्रशासन में पारदर्शिता की कमी देखी गई है। ठीक है, जो इसका पारदर्शिता था कि इसकी संपत्ति का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिली है। इसके अलावा इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप और संपत्तियों के प्रबंधन में अनियमितताएं भी सामने आई हैं, जिसकी वजह से इसकी वैधता और धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये पूरे इंडिया में, हमारे भारत में तीसरे स्थान पे भूमि का अधिग्रहण करता है। तो इसमें तो पारदर्शिता होना ही चाहिए। अब मान लीजिए कि रेल मंत्रालय में पारदर्शिता ना हो या फिर रक्षा मंत्रालय में ना हो, तो विवाद तो होंगे ही। ऊपर से इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हुए हैं, संपत्ति का प्रबंधन में गड़बड़ियां भी देखने को मिली हैं, तो इसके चलते इसमें बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं और ज़रूरत हो गई है कि अब इसमें कुछ सुधार किए जाएं। आप लोग अपना राय भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
वक्फ का संक्षिप्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो अब हम लोग जानेंगे, पहला हो गया भूमिका। अब सेकंड पॉइंट में जानेंगे कि वक्फ का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या था, किस प्रकार से वक्फ का धीरे धीरे विकास होते चला गया। कालखंड के अनुसार एक एक करके देखेंगे कि किस काल में किस प्रकार से वक्फ का विकास हुआ। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत व मुगल काल शासकों द्वारा मस्जिदों, मदरसों, सराय, कब्रगाह आदि हेतु वक्फ संपत्तियों की व्यवस्था की गई थी। तो दिल्ली सल्तनत आप लोग को पता ही है। अब सपोज कीजिए कि 1100 या 1200 से लेकर के जब तक कि अंग्रेज नहीं आए 1700 तक। ठीक है, तो 1200 से 1700 के आसपास तक उस समय से ही चला आ रहा है वक्फ। तो उस समय जो मस्जिद थे, मदरसे थे, सराय, कब्रगाह, इन सभी के लिए वक्फ संपत्ति की व्यवस्था की गई, अर्थात लोगों के द्वारा अपनी संपत्तियों का दान दिया गया कि वहाँ पे लोगों के ठहरने के लिए सराय बनाया जा सके, मदरसा बनाया जा सके। मदरसे स्कूल अभी भी देखने को मिलते हैं। मस्जिद बनाया जा सके और कब्रगाह बनाया जा सके। ठीक, ब्रिटिश काल 1923 वक्फ एक्ट व 1939 में संशोधन किया। ठीक है, तो जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने वक्फ एक्ट जो था उसमें संशोधन 1923 में और 1939 में इन्होंने किया। तो इस संशोधन के जरिए वक्फों को एक संरचनात्मक व्यवस्था मिली। ठीक है, जो यह रैंडमली चला आ रहा था अनियंत्रित तरीके से, तो उसको एक तरह से संरचनात्मक, क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे हमारे संविधान का भी तो नींव रखे थे ना। वो हर चीज को, पहले क्या था, पहले धर्म ग्रंथों के आधार पर भारत में शासन चलते थे। ठीक है, चाहे मुस्लिम के धर्म ग्रंथ हो या हिंदू के धर्म ग्रंथ हो, या राजा डिसाइड करते थे कि क्या किस प्रकार से न्याय करना है, किस प्रकार से शासन चलाने हैं। परंतु अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं हर व्यवस्था को एक संवैधानिक ढांचा, संवैधानिक आकार देने का प्रयास किया। तो उसी क्रम में इन्होंने वक्फ बोर्ड भी, जो धर्म गुरुओं की वजह से चल रहे थे, उनको भी एक तरह से संरचनात्मक व्यवस्था देने का कार्य किए थे। 1923 का वक्फ एक्ट और 1939 के संशोधन के जरिए। ठीक है, स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, अंग्रेज चले गए, तो ना तो अब मुगलों के रूल चलेंगे, ना ही अंग्रेजों के बनाए हुए। ठीक है, 1923 1939 के। तो अब जरूरत हुआ कि इसमें क्यों नहीं अब भारत सरकार द्वारा संशोधन किया जाए। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद 1954 और 1995 में वक्फ अधिनियम द्वारा केंद्र व राज्य स्तर पे वक्फ बोर्ड गठित किया गया, ताकि इनका इतना सारा जो भूमि है उसका देख रेख, निगरानी और इसकी संपत्तियों की सुरक्षा किया जा सके, कि वो कहीं किसी व्यक्ति के हाथ ना आ जाए। ठीक है, और उसका सही से जो इसका उद्देश्य था, लोगों के कल्याण के लिए शिक्षा और जन कल्याण जो उद्देश्य था वो सही से कार्य कर सके, उसके लिए 1954 व 1995 में वक्फ बोर्ड बना। ठीक, मुद्दा उसके बाद उठता है जब 1995 का अधिनियम राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम NAWADCO जैसी संस्थाओं के गठन की भी अनुमति देता है। और जब 1995 का अधिनियम बना तो वह एक संस्था के गठन की भी अनुमति दिया, जिससे वक्फ संपत्तियों का उपयोग सामाजिक और आर्थिक रूप से किया जा सके। और यह सुनिश्चित किया गया इस संस्था के माध्यम से, NAWADCO के माध्यम से, कि इसकी संपत्ति का जो इतना तीसरा नंबर रख रहा है पूरे भारत में, तो इसकी संपत्ति का सामाजिक कल्याण और आर्थिक रूप से बहुत अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो उसका इतिहास तो हम लोग देख लिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो 1923 का 39 में अंग्रेजों के द्वारा और 54 और 95 में स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो ये हो गया ऐतिहासिक। अब उसका संवैधानिक संदर्भ देखते हैं। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत यह वक्फ बोर्ड है और इस कार्य कर रहा है? तो अनुच्छेद 26
अनुच्छेद 26 हमारा क्या कहता है कि हर धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। देखिए, हमारे संविधान हमें हक देता है, अधिकार देता है सभी धर्म के, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हों, वो चाहें तो अपने धार्मिक समुदाय को उसके मामलों में प्रबंधन कर सकते हैं, उसका आयोजन कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने अपने धर्म को लेकर के। यहाँ तक कि उसके लिए कोई आयोजन, कार्यक्रम का आयोजन भी कर सकते हैं और अपना खुद की निजी संपत्ति से वो दान दे करके मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे जिनका भी है निर्माण भी कर सकते हैं। यह आर्टिकल 26 में अधिकार देता है हमारा संविधान। ठीक है। अनुच्छेद 25 में क्या अधिकार मिलता है? तो धर्म की अभिव्यक्ति और प्रचार की स्वतंत्रता है। देखिए, प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात अपने धर्म को विभिन्न धार्मिक जो आयोजन होते हैं उनके माध्यम से प्रचार किया जाता है। जैसे हम लोग अभी शिव चर्चा देखते होंगे, बहुत जगह पे ग्रामीण महिलाएं शिव चर्चा करते रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने धर्म की प्रचार कर रही होती हैं। तो यह स्वतंत्रता उन्हें कहाँ से मिला? अनुच्छेद 25 से मिला। ठीक है। ईसाई धर्म का भी बहुत जगह देखा जाता है कि आयोजन किए जाते हैं धर्म प्रचार प्रसार के लिए, तो यह उनको अधिकार कहाँ से मिला है? तो अनुच्छेद 25 से मिला है। ठीक। और प्रबंधन वाला तो 26 हो गया। ठीक। अनुच्छेद 14 से 15 में समानता और भेदभाव निषेध का अधिकार मिला है, जो हमारे मौलिक अधिकार में है, यह सभी को पता है। तो इन सभी अधिकारों की वजह से ही वक्फ बोर्ड जैसी संस्थानें कार्य कर रही हैं। ठीक है। परंतु जब राज्य हस्तक्षेप करता है तो यह धर्मनिरपेक्षता व धार्मिक स्वायत्तता के बीच संतुलन की परीक्षा बन जाती है, क्योंकि एक तरफ हमारा संविधान तो हमें अधिकार देता है कि आप फ्री हैं, आप धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए, धार्मिक प्रबंधन के लिए, धार्मिक आयोजनों के लिए, संपत्ति जुटाने के लिए, धन जुटाने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब इन मामलों में राज्य हस्तक्षेप करता है, जैसे कि अभी अधिनियम बनाने की बातें हो रही हैं, मतलब ऑलरेडी बना हुआ था अधिनियम, उसमें संशोधन का बात हो रहा है। ठीक है। तो इस संशोधन का बात हो रहा है तो कहीं ना कहीं यह राज्य का हस्तक्षेप है। तो यह धर्मनिरपेक्षता, जो हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष है, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। और धार्मिक जो स्वतंत्रता लोगों को मिली है, उसके दोनों के बीच में एक संतुलन की परीक्षा बन जाती है। ठीक है। लेकिन जो राज्य है या हमारा देश है, वो हस्तक्षेप ऐसे ही नहीं करता है, कहीं उसे गड़बड़ी देखने को मिली है तभी। तो अब देखिए क्या गड़बड़ियां देखने को मिली है। तो प्रशासन में असामान्यताएं, हेडिंग है। ठीक है। इरेगुलरिटीज इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन में किस प्रकार से असामान्यता, कुछ खामियां देखने को मिली हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है रिकॉर्ड का अभाव। अब मान लीजिए कि ठीक है, लोग दान ही देते हैं वक्फ संपत्तियां, परंतु उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, तो रिकॉर्ड का अभाव है। लाखों वक्फ संपत्तियां जो हैं वो आज भी बिना उचित रजिस्ट्रेशन के हैं। डुप्लीकेट दावे हैं, एक ही भूमि पर कई बार विवादास्पद दावे दर्ज किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भूमि हैं जिन पे एक से अधिक लोग दावे कर रहे हैं, या फिर उसका सही ढंग से रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, पता ही नहीं है कि इस भूमि के वास्तविक मालिक कौन है या कौन थे। ठीक है। दान में भी दे दिया गया है भूमि, तो उसका ओरिजिनल जो वास्तविक होंगे ऑनर, उनका एक डेटा होना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि नहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो रिकॉर्ड का अभाव हो गया पहला। दूसरा, पारदर्शिता की कमी। तो फर्स्ट पॉइंट रिकॉर्ड के अभाव और सेकेंड पॉइंट है पारदर्शिता की कमी। डिजिटल रिकॉर्डिंग एवं मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं के बराबर है, और इन संपत्तियों, इतनी बड़ी संपत्ति है, इसका किस प्रकार से मॉनिटरिंग हो रही है, कहीं इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि ये तो सरकारी संपत्ति है ही नहीं, ये तो एक धार्मिक संपत्ति है। तो धार्मिक संपत्ति है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि धार्मिक संपत्ति है तो उसका मनमाना तरीके से उपयोग किया जाए। तो इसका भी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई डिजिटल रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है।
तीसरा कमी क्या है इसमें कि राजनीतिक हस्तक्षेप है। बोर्ड जो सदस्य जो 1995 के अधिनियम में राज्य और केंद्र स्तर पे बोर्ड बनाए गए थे, तो जो बोर्ड सदस्य होते हैं ना, उनकी नियुक्ति में भी राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। कहने का अर्थ यह है कि यह स्वतंत्र नहीं है, अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने अपने लोगों को इसके सदस्य बना रहे हैं और उन संपत्तियों का अपने तरीका से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गया, रिकॉर्ड का अभाव, पारदर्शिता की कमी और तीसरा था राजनीतिक हस्तक्षेप। यहाँ पे है चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट क्या है कि चौथा पॉइंट है लेखा परीक्षण की कमी। लेखा परीक्षण की कमी कहने का अर्थ यह है कि वित्तीय पारदर्शिता का अभाव, अर्थात कि आरटीआई के तहत भी सीमित जानकारी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति, आप लोग सभी लोग को पता है आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके तहत हम कोई भी सरकारी जो कार्य हैं, सरकारी कामकाज है, उसकी जानकारी 30 दिनों के अंदर ले सकते हैं। परंतु वक्फ बोर्ड की जो भी है जानकारी वो आरटीआई के तहत बहुत ही कम और सीमित जानकारी मिलती है, क्योंकि इस पे सरकारी नियंत्रण का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो वित्तीय पारदर्शिता, उसकी संपत्ति के बारे में अगर हर व्यक्ति को जानने का राइट है, तो वो उनको हासिल नहीं होता है कि इतनी जो प्रॉपर्टी है इनके पास ये कहाँ गई, इसका क्या उपयोग हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, 5 इसमें कमी क्या है कि 5 कमी है सरकारी हस्तक्षेप के मुद्दे। तो सरकारी हस्तक्षेप के भी मुद्दे बहुत सारे होते हैं और बिना सरकारी हस्तक्षेप के तो कोई गड़बड़ी होती ही नहीं है। ठीक है, संपत्ति अधिग्रहण। संपत्ति अधिग्रहण सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों को सार्वजनिक उद्देश्य के तहत अधिग्रहण करना। सरकार जो है वो भी वक्फ संपत्ति को अपने नहीं, पर्सनल नहीं कह सकते, सामाजिक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उसका अधिग्रहण उनके द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, अभी भी किया जा रहा है। तो चूंकि कुछ लोग जिन्होंने दान दिए हैं अपनी संपत्ति को, तो वो धार्मिक उद्देश्यों के लिए दिए हैं, परंतु सरकारी जो सरकार है वो सरकार उस संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए करती है। तो सार्वजनिक कल्याण में सभी धर्म के लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि जिन लोगों ने दान दिया है उस संपत्ति को, जो सिर्फ मुस्लिम धर्म को बढ़ावा चाहते हैं, उनको आपत्ति हो, तो ये भी एक तरह से संपत्ति अधिग्रहण भी मुद्दा है। ठीक है, नियुक्तियों पर नियंत्रण, और जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो 1995 में बोर्ड बनाया गया था केंद्र और राज्य स्तर पे कंट्रोल करने के लिए, देख रेख करने के लिए वक्फ संपत्तियों के, तो इनका जो बोर्ड के जो मेंबर हैं, तो उनके नियुक्तियों पर नियंत्रण भी देखने को मिला है अभी। तो चेयरमैन जो उसके हैं और सीईओ हैं, इनकी नियुक्ति में सरकारी भूमिका देखने को मिल रही है। नीतिगत नियंत्रण हो रहे हैं, अर्थात कि जो ये बोर्ड के मेंबर हैं, जो ये बोर्ड बना हुआ है, तो चूंकि इनके मेंबर तो अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, परंतु ये जो बोर्ड के मेंबर हैं वो सरकार के कर्मचारी बन के आए हैं, तो वो सरकार के कहने पे ही नियम बनाएंगे। तो केंद्र द्वारा नियमावली व अधिसूचनाएं जो वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता को सीमित कर रही हैं, क्योंकि उसमें सरकारी तंत्र इन्वॉल्व हो चुका है और उसके मेंबर भी सरकार के ही कर्मचारी हैं और वह नीतिगत नियंत्रण पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है वक्फ बोर्ड में अधिनियम संशोधन और सुधार करने के। तो बहुत सारे पॉइंट हो गए, जैसे कि सबसे पहला था रिकॉर्ड, लेखा, नियुक्तियों पर नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण, उनके कामकाज कार्य पे जो है नियंत्रण, और संपत्तियों का सही ढंग से उसका आंकड़ा नहीं देखने को मिलता है, उसका डिजिटलीकरण नहीं किया गया है, कोई मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा है, तो बहुत सारे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, भूमिका पढ़े हम लोग। ठीक है, भूमिका पढ़े, उसके बाद उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखे, फिर संविधान ने हमें अधिकार दिया है
कौन से आर्टिकल के तहत की धार्मिक प्रचार प्रसार किया जा सके, धार्मिक रूप से संपत्ति अर्जित किया जा सके। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, क्या अनियमितताएं हैं, क्या प्रशासनिक इरेगुलरिटीज हुई हैं जिसकी वजह से इतना विवाद में इतना मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने देखा कि क्या कमी है एक्चुअली। अब इसके पर चूंकि आलोचनात्मक वर्णन करना है तो इसके पक्ष में भी तर्क देने हैं और इसके विपक्ष में भी देने हैं। ठीक है, तभी तो आलोचना हो पाएगा ना। सिर्फ फेवर करेंगे तो नहीं हो पाएगी, सिर्फ उसको अपोज करेंगे तो भी नहीं होगा। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों को देखना है और लास्ट में कल कंक्लूजन निकालना है कि क्या सही है और क्या गलत है, तभी एक सही आंसर बन पाएगा। तो विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे पे क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ दलों द्वारा इसे लैंड जिहाद व मुस्लिम तुष्टीकरण का माध्यम बताया है। ठीक है, तो कुछ दलों के द्वारा, कुछ पार्टियों के द्वारा इसे लैंड जिहाद, मुस्लिम में एक टर्म है जिहाद, ठीक है, तो भूमि जिहाद व मुस्लिम तुष्टीकरण का माध्यम बताया जा रहा है वक्फ संशोधन को लेकर के। जबकि भू स्वामित्व विवाद भी है। गैर मुस्लिमों की संपत्तियों को वक्फ घोषित करने का आरोप है और इस पे विवाद का दो रीजन है। एक है कि इसको लैंड जिहाद और मुस्लिम तुष्टीकरण तो कहा ही गया है। जो भू स्वामित्व विवाद है, अर्थात कि जो लोग जमीन को दान में देते हैं तो ऐसा दावा किया गया है कि वह जमीन जो दान में दी जा रही है वो गैर मुस्लिमों की है, अर्थात जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनकी संपत्तियों को भी वक्फ घोषित किया गया है जबरन। ठीक है, क्योंकि गैर मुस्लिम तो देंगे नहीं, तो या तो जबरदस्ती किया जाएगा या उनको मजबूर किया जाएगा या कोई और रीजन होगा, हो सकता है वह स्वेच्छा से भी दे। तो यह भी विवाद लगा है कि गैर मुस्लिमों की भी संपत्तियों को वक्फ में घोषित किया गया है। ठीक है, वक्फ संपत्ति में मिला लिया गया है। अब हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से यह और ज़्यादा चर्चा का विषय बना है। तो देखिए क्या क्या घटना हुआ है। संसद में विरोध हुआ। हाल ही में संसद में वक्फ अधिनियम में संशोधन हेतु हंगामा भी हुआ है। ठीक है, और उसका मांग भी किया गया है। तो संसद में वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए मांग उठी है। ठीक है, इतने सारे जब मुद्दे आ रहे थे तो इसमें संशोधन होना तो आवश्यक हो जाता है। सेकेंड है एसआईटी की मांग। भाजपा जो सांसद हैं उनके द्वारा सभी वक्फ संपत्तियों की एसआईटी जांच की मांग की जा रही है कि जितने भी वक्फ संपत्ति हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि क्या वो सही हैं, क्या सही लोगों के द्वारा दिया गया है, क्या जबरन किसी से उसकी उगाही नहीं हुई है, उसका लिस्ट क्या है, उसका उपयोग धार्मिक जन कल्याण के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इन सभी की वजह से जो भाजपा सांसद है उनको जांच की उन्होंने मांग किया हुआ है। ठीक है, वहीं कर्नाटक मध्य प्रदेश में विवाद इसका देखने को मिला था वक्फ भूमि को लेकर के। अभी हाल ही में कर्नाटक में और मध्य प्रदेश राज्यों में विवाद देखने को मिला है। वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा, धार्मिक झड़पें, लोगों के बीच में झड़पें भी होती हैं और याचिकाएं भी दायर की गई थी। ठीक है, डिजिटल मैपिंग का प्रस्ताव रखा गया। तो डिजिटल मैपिंग के प्रस्ताव में पारदर्शिता हेतु डिजिटल भू अभिलेख प्रणाली लागू करने का भी प्रयास किया गया। ठीक है, अब है इसका 7 नंबर पॉइंट, आलोचनात्मक विश्लेषण। तो इसके पक्ष में तर्क देना है और समर्थन में उसके बाद विपक्ष में, तभी तो आलोचनात्मक विश्लेषण हो पाएगा। तो पक्ष में क्या है कि मुस्लिम समाज के धार्मिक व सामाजिक स्वतंत्रता का प्रतीक है वक्फ बोर्ड। ठीक है, पक्ष में यह है कि मुस्लिम समाज के धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्र हैं, वो भारत में उनको स्वतंत्रता उनकी सुनिश्चित की गई है जो कि हमारा संविधान देता है और वह वक्फ बोर्ड उसका प्रतीक है। उसके साथ कोई भी सरकारी कंट्रोल या सरकारी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा, स्वास्थ्य व परोपकार में योगदान। और इसका वक्फ बोर्ड का स्वास्थ्य में भी योगदान है, शिक्षा में भी है और जन कल्याण परोपकार में भी इसका उपयोग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास और परंपरा से जुड़ा ढांचा।
तो इतने सारे उसके पॉइंट हो गए सपोर्ट में कि एक तरह से तो वो धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है, उसकी इतनी उपयोगी कार्य हैं ये सब, ठीक है। विरोध में क्या है, लोग क्या कह रहे हैं विरोध में, तो विरोध में यह कहा जा रहा है कि धार्मिक संस्था होते हुए भी सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। अन्य धर्म के ट्रस्ट के लिए अलग मापदंड क्यों हैं? क्यों नहीं और धर्म के पास भी इतनी संपत्तियां हैं? क्यों नहीं उनके पास भी इस प्रकार से एक बोर्ड, एक कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है। तो ये सारा इनके विपक्ष में जो इनके अपोज कर रहे हैं उनका कहना है। अब इसका समाधान क्या है? तो समाधान है कि सभी वक्फ संपत्तियां जो हैं उसका डिजिटल मैपिंग और पंजीकरण कराना जरूरी है, और ये सही भी है। अगर उनके लिए भी सही है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो लोग वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन ना हो उसका मांग करें, उनके लिए भी सही है, क्योंकि जो इनका उद्देश्य था लोक कल्याण, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाना, तो उसमें और अच्छे से और प्रभावी रूप से यह कार्य कर सकेगा। तो इसीलिए इसका डिजिटल और मैपिंग पंजीकरण कराना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो हेड बन के बैठे हुए हैं ना ऑफिस में, इसका मिसयूज नहीं कर पाएंगे। अगर इसका सारा डेटा होगा तो लोग मिसयूज नहीं कर पाएंगे और यह हर एक जनता तक इसके लाभ को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? तो और सुधार हो सकता है, जैसे आरटीआई और कैग जैसे संस्थानों की निगरानी सुनिश्चित किया जाए। हर व्यक्ति को राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए अगर वो कोई भी जानकारी वक्फ बोर्ड से संबंधित जानना चाहे तो उसे दी जानी चाहिए। इसके अलावा कैग जो सेंट्रल लेवल की है, इसका भी उस पर देख रेख होनी चाहिए। और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है? तो स्वायत्तता के साथ जवाबदेही, ठीक है। स्वतंत्रता जरूरी है, धार्मिक स्वतंत्रता जरूरी है, क्योंकि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन इसके साथ साथ जवाबदेही भी होनी चाहिए। स्वतंत्रता का मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो यह सुनिश्चित करने के लिए भी एक समान संपत्ति कानून, यूनिफॉर्म रिलीजियस प्रॉपर्टी की संभावनाओं को भी देखना चाहिए कि क्या इसमें और किस प्रकार से यूनिफॉर्म तरीके से हो सकता है। जैसे अभी उत्तराखंड में लागू है ना यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्थात कि सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून। और सही भी बात है, ग्रंथों के हिसाब से जो चल रहे हैं सभी धर्मों में, मुस्लिम धर्म में भी देखने को मिलता है कि उनका जो धर्म ग्रंथ है उसके माध्यम से कुछ कानूनें उन लोगों ने फॉलो लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए और संविधान का ही कानून हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, जो कि उत्तराखंड सबसे पहला राज्य है जिसने लागू किया है। उसी प्रकार से इस प्रॉपर्टी जो रिलीजियस नाम पे प्रॉपर्टी है, जो इसका कुछ ही % लोग यूज करते हैं, बाकी जनता से इन लोगों ने लूट मचाया हुआ एक तरह से कह सकते हैं। तो यूनिफॉर्म रिलीजियस प्रॉपर्टी अगर उसकी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं तो सरकार को उसका भी समाधान सोचना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या सुधार हो सकता है? तो और हो सकता है अंतर धार्मिक संपत्ति आयोग का गठन करना। तो एक आयोग बनाना एक अच्छा मतलब कि अंतर धार्मिक संपत्ति आयोग का गठन करना, धर्म के अंदर ही ऐसा आयोग का गठन करना जो इनकी संपत्ति का निगरानी और देखरेख कर सके। न्यायिक निगरानी में भी नियुक्तियां करना और वित्तीय लेखा परीक्षण, जो इनकी नियुक्तियां हो रही हैं ना, जो इनके राज्य और केंद्र स्तर पे बोर्ड बने हुए हैं, जिला स्तर पे, तो उनकी नियुक्तियां जो सरकारी नियंत्रण से हो रही हैं या कुछ प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण से हो रही हैं, तो वह न्यायिक निगरानी में होनी चाहिए, ठीक है, न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए और वित्तीय लेखा परीक्षण की निगरानी में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष है, सारा भाग तो हमने देख लिए, समाधान देख लिए, इसका पक्ष विपक्ष का तर्क देख लिए, इसमें क्या कमियां हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा मुद्दा बना, इसका भूमिका देख लिए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लिए, संवैधानिक उद्देश्य देख लिए। तो अब लास्ट में क्या बचता है? निष्कर्ष। तो निष्कर्ष भी अब हम लोग तो फाइनली इस नतीजे पे हम लोग पहुंचे हैं कि वक्फ बोर्ड भारत में धार्मिक स्वतंत्रता व
अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड भारत में धार्मिक स्वतंत्रता व अल्पसंख्यक अधिकार के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है, परंतु वर्तमान में इसके प्रशासन की पारदर्शिता, वैधता और धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ठीक है, इसकी स्वायत्तता बनाए रखते हुए जवाबदेही और समावेशी नीति अपना करके इस व्यवस्था में जनता का भरोसा पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम सकारात्मक सोच, अपने निष्कर्ष में क्या होते हैं सकारात्मक सोच, पॉजिटिव पॉइंट, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स दिखा देना है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या है कि इसका एक सारांश क्या निकलता है कि जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और इसके प्रशासन की पारदर्शिता, वैधता और धर्मनिरपेक्षता चरित्र पे जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं उस प्रश्न को यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, और उसके बाद एक पॉजिटिव सोच भी दिखा देना है कि ऐसा नहीं है इतने सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, उसमें सुधार किया जा सकता है और पुनः वो जो पहले पुराना वाला था वो एस्टैब्लिश हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो और इस टॉपिक के बारे में आप लोगों का क्या राय है इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।